ज्यादातर देशों में एक घर सिर्फ रहने की जगह होता है। वियतनाम में यह एक ऐसी वित्तीय संरचना है जिसे 19वीं सदी के टैक्स वसूलने वालों को चकमा देने के लिए बनाया गया था। हमें बताया जाता है कि शहरी नियोजन के लिए नियमों की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ 10 करोड़ लोग एक ऐसे तर्क के साथ रहते हैं जो भौतिक विज्ञान के हर जात कानून को चुनौती देता है। क्या कोई संस्कृति हर नियम को सिर्फ एक सुझाव मानकर जीवित रह सकती है? क्या एक पूरा राष्ट्र यातायात के उन अदृश्य कानूनों पर चल सकता है जो किसी तरह सड़क पर पेंट की गई रेखाओं से बेहतर काम करते हैं? आज मैं वियतनाम में जीवन के बारे में 15 ऐसे तथ्यों का खुलासा कर रहा हूं जो साबित करते हैं कि यह दुनिया की सबसे लचीली और जुगाड़ू संस्कृति है, जहां अस्तित्व के लिए किसी मैन्युअल का पालन नहीं किया जाता, बल्कि अपनी खुद की कहानी लिखी जाती है। हनोई या हो ची मिन्ह सिटी की किसी भी सड़क पर टहलते समय आप देखेंगे कि वहां की इमारतें कुछ अलग दिखती हैं। वे अविश्वसनीय रूप से संकरी हैं, कभी कभी मुश्किल से 3 मीटर चौड़ी, लेकिन वे पीछे की ओर दूरबीन की तरह खींची हुई और ऊपर की ओर रॉकेट की तरह सीधी जाती हैं। उनकी यह बनावट असल में टैक्स बचाने का एक स्थायी तरीका है। ऐसा क्यों है? 19वीं सदी में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के दौरान संपत्ति कर की गणना केवल आपके घर की सड़क के सामने वाली चौड़ाई के आधार पर की जाती थी। बस इतना ही। न तो कुल क्षेत्रफल देखा जाता था और न ही मंजिलों की संख्या। बस यह देखा जाता था कि आपका मुख्य दरवाज़ा सड़क के कितने हिस्से को छूता है। वियतनामी लोगों का जवाब अपनी सादगी में बहुत शानदार था। यदि सरकार चौड़ाई पर टैक्स लगाती है तो पीछे की ओर और ऊपर की ओर निर्माण करें। यहीं से ट्यूब हाउस या वियतनामी भाषा में नहाओंग का जन्म हुआ। ये संरचनाएं केवल 5 मीटर चौड़ी हो सकती हैं, लेकिन 15 मीटर गहरी और 7 मंजिलों तक ऊंची हो सकती हैं। भले ही वह विशेष टैक्स कानून अब अस्तित्व में नहीं है, लेकिन यह वास्तुकला शैली वहां की संस्कृति का स्थायी हिस्सा बन गई है। नई इमारतें अभी भी इसी डिजाइन का पालन करती हैं, क्योंकि अब यह एक अलग समस्या का समाधान करती हैं। उन शहरों में जमीन का अधिकतम उपयोग करना जहां जगह की कीमत सोने से भी अधिक है। कुछ परिवार अपना पूरा जीवन केवल ऊपर और नीचे की मंजिलों के बीच घूमते हुए बिताते हैं और शायद ही कभी अपने इस संकरे टावर से बाहर निकलते हैं। घर का अगला हिस्सा व्यापार के लिए सड़क की ओर होता है, पिछला हिस्सा हवा और रोशनी के लिए एक छोटे से आंगन में खुलता है और बीच का पूरा हिस्सा एक ऊर्ध्वाधर गांव बन जाता है। वियतनाम का ट्रैफिक लेन का पालन नहीं करता है। यह तरल पदार्थों की गतिशीलता के नियमों पर चलता है। इसे सड़क पर चलने वाली कारों के बजाय एक धारा में बहने वाले पानी के अणुओं की तरह समझें। पानी किसी जगह को भरने के लिए अनुमति का इंतजार नहीं करता। यह एक साथ हर उपलब्ध खाली जगह में बह जाता है। वियतनाम का ट्रैफिक भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। सड़क पर कोई भी खाली जगह, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, एक वैध गंतव्य है। ड्राइवर केवल अपने सामने के 180 डिग्री के घेरे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बाएं से दाएं तक। यदि आप उस घेरे में हैं तो वे आपको देखते हैं और खुद को ढाल लेते हैं। यदि आप उनके पीछे या उनके बगल में ऐसी जगह हैं जहां वे देख नहीं सकते, तो उनसे न टकराने की जिम्मेदारी आपकी है। यह अराजकता जैसा लग सकता है, लेकिन यह एक अजीब तरह की व्यवस्था बनाता है जहां हर कोई प्रतिक्रिया करने के लिए पर्याप्त धीमी गति से चलता है। एक पैदल यात्री के रूप में सड़क पार करने के लिए आप बस एक स्थिर और अनुमानित गति से चलना शुरू करते हैं। रुके नहीं, गति न बढ़ाएं और न ही अचानक कोई हलचल करें। मोटरसाइकिलें आपके चारों ओर से वैसे ही निकल जाएंगी जैसे धारा में किसी पत्थर के चारों ओर से पानी निकलता है। वे आपसे बच नहीं रहे हैं, आप बस उस बहते हुए तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं। यदि आप हिचकिचाते हैं या घबराते हैं तो आप उस लय को तोड़ देते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि ट्रैफिक कैसे चलता है, तो आपको इसके सबसे खतरनाक किरदारों के बारे में जानना होगा। किसी भी वियतनामी सड़क को 5 मिनट तक देखें और आप उन्हें देख लेंगे। फूलों के पैटर्न वाली हुडी में सिर से पैर तक ढकी हुई महिलाएं, चेहरे मास्क और बड़े चश्मे के पीछे छिपे हुए, कोहनियों से आगे तक फैले दस्ताने और पूरे अधिकार के साथ होंडा लीड स्कूटर चलाती हुई। विदेशी उन्हें निंजा कहते हैं, स्थानीय लोग उन्हें बस आंटी के रूप में जानते हैं और वे वियतनामी सड़कों की सबसे ताकतवर खिलाड़ी हैं। यह धर्म या शालीनता के बारे में नहीं है। यह 2 दुश्मनों, पराबैंगनी किरणों और सड़क के प्रदूषण के खिलाफ एक व्यावहारिक युद्ध है। वियतनाम भूमध्य रेखा के करीब है, जहां यूवी किरणों का संपर्क मिनटों में त्वचा को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें लाखों मोटरसाइकिलों से निकलने वाले धुएं को जोड़ दें और आपके पास एक ऐसा वातावरण है जो त्वचा को दुनिया में लगभग
किसी भी जगह की तुलना में तेजी से बूढ़ा बना देता है। इसका समाधान एक वर्दी बन गया। लेकिन निंजा लीड्स की असली ताकत उनका पहनावा नहीं है, यह उनका ड्राइविंग दर्शन है। एक निंजा लीड बाएं लेन में चल रही हो सकती है और फिर अचानक दाएं मुड़ने के लिए ट्रैफिक की 4 लेनों को काट सकती है, वह भी बहुत धीमी गति से चलते हुए, और किसी तरह कभी टकराती नहीं है। उसे पीछे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसकी चिंता नहीं है। वह अपने इरादों का संकेत शरीर की भाषा के माध्यम से इतनी सूक्ष्मता से देती है कि केवल अन्य वियतनामी चालक ही उसे पढ़ सकते हैं। जैसे हल्का सा झुकना, गति में मामूली कमी या सिर का सूक्ष्म घुमाव, वह अपने स्वयं के तर्क तंत्र के भीतर अनुमानित तरीके से चलती है और बाकी सभी लोग उसके अनुसार ढल जाते हैं। आइए सड़कों से हटकर कुछ ऐसी चीजें की ओर चलें जो विदेशी लोगों के लिए और भी बड़ी चुनौती है, यानी भोजन। लेकिन पहले मुझे यह बताने के लिए कि आप अभी भी मेरे साथ हैं, कमेंट में नंबर 3 लिखें। वियतनामी व्यंजन ताजी सामग्री और संतुलित स्वादों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, लेकिन व्यंजनों का एक ऐसा हिस्सा भी है जिसे पर्यटक कभी नहीं देख पाते, और नम पिया उस सूची में सबसे ऊपर है। यह वियतनाम के उत्तर पश्चिमी ऊंचे इलाकों की विशेषता है, और इसका वर्णन करने के लिए भोजन के बारे में आपकी सभी पुरानी मान्यताओं को छोड़ना होगा। नम पिया गाय की छोटी आंत में पाए जाने वाले पाचक तरल से बना एक सूप है। आंत खुद नहीं, बल्कि उसके अंदर मौजूद आंशिक रूप से पचा हुआ घास और एंजाइम, उस तरल को निकाला जाता है, जड़ी बूटियों और मसालों के साथ मिलाया जाता है और फिर गहरे हरे रंग के सूप के रूप में परोसा जाता है, जिसका स्वाद इतना कड़वा होता है कि इसके सामने कॉफी भी मीठी लगने लगती है। पारंपरिक चिकित्सा में नम पिया को ठंडा भोजन माना जाता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह शरीर की गर्मी को कम करता है और पाचन में सहायता करता है। वियतनाम की गर्म और नम जलवायु में स्वास्थ्य के लिए आंतरिक तापमान का संतुलन बनाए रखना आवश्यक माना जाता है। कड़वे स्वाद को औषधीय गुणों और आंतरिक सफाई से जोड़कर देखा जाता है। नम पिया पर्यटकों के लिए नहीं है, इसे इंस्टाग्राम पर दिखाने या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षक बनाने के लिए नहीं बनाया गया है। यह स्थानीय आवश्यकता का एक स्थानीय समाधान है, और इसका कड़वा होना इसके उद्देश्य के लिए अप्रासंगिक है। सच बताना, यह जानने के बाद कि यह क्या है, क्या आप कभी नम पिया चखना चाहेंगे? हाँ या ना कमेंट करें। वियतनामी व्यंजनों में ऐसे व्यंजन शामिल हैं जो सबसे साहसी खाने वालों को भी चुनौती दे सकते हैं। मेकांग डेल्टा में सबसे चर्चित विशेषताओं में से एक नारियल के कीड़े हैं, मोटे सफेद लार्वा जो नारियल के पेड़ों के अंदर रहते हैं और उनके पोषक तत्वों को खाते हैं। स्थानीय लोग उन्हें कई तरह से तैयार करते हैं, कुरकुरा होने तक तलकर, खुली आग पर भूनकर, या वास्तव में साहसी लोगों के लिए फिश सॉस के साथ कच्चा ही खा लिया जाता है। उनकी बनावट को अक्सर चबाने योग्य बताया जाता है, जिसका स्वाद अखरोट जैसा और थोड़ा मीठा होता है। एक अन्य असामान्य व्यंजन ब्लड पुडिंग है, जिसे पारंपरिक रूप से बत्तख या सुअर के ताजे खून में कीमा बनाया हुआ मांस, कुचली हुई मूंगफली और सुगंधित जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाया जाता है। इसका परिणाम मीठे और नमकीन स्वादों का एक संतुलन होता है, जिसे स्थानीय लोग स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों मानते हैं। इसके बाद बालुत है, जिसे वियतनाम में हॉट विट लोन के नाम से जाना जाता है। इन बत्तख के अंडों को उबालने और गर्म परोसने से पहले 16 से 21 दिनों तक सेया जाता है। नमक, ताज़ी अदरक और जड़ी बूटियों के साथ खाए जाने वाले इस अनुभव में छिलके को तोड़कर अंदर एक आंशिक रूप से विकसित चूजे को देखना शामिल है। एक ऐसा व्यंजन जो पहली बार खाने वालों के लिए जितना चुनौतीपूर्ण है, उतना ही सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण भी है। शारीरिक भोजन से लेकर आध्यात्मिक भोजन तक, क्योंकि वियतनाम में मृत लोग भी खाते हैं और पहला हक उन्हीं का होता है। आप वियतनाम के लगभग किसी भी घर में चले जाइए, आपको वहाँ एक वेदी मिलेगी जो आमतौर पर प्रवेश द्वार के पास प्रमुख स्थान पर होती है। इस वेदी पर परिवार के मृत सदस्यों की तस्वीरें होती हैं, जो भोजन, फल, चाय और जलती हुई अगरबत्तियों के चढ़ावे से घिरी रहती हैं। वह भोजन केवल सजावट के लिए नहीं होता, यह एक वास्तविक भोजन है, और इसे कौन कब खाएगा, इसके लिए एक सख्त नियम है। परिवार के भोजन से पहले खाने के छोटे हिस्से को जलती हुई अगरबत्तियों के साथ पूर्वजों की वेदी पर रखा जाता है। जब तक वह अगरबत्ती पूरी तरह से जलकर खत्म नहीं हो जाती, तब तक परिवार का कोई भी जीवित सदस्य मेज पर रखे भोजन को हाथ नहीं लगाता। यहाँ अगरबत्ती एक टाइमर की तरह काम करती है,
जो उस समय को दर्शाती है जब आत्माएं भोजन के सार को ग्रहण करती हैं। वियतनामी आध्यात्मिक विश्वास के अनुसार जब तक अगरबत्ती जलती है, पूर्वज वास्तव में भोजन के आध्यात्मिक अंश को खाते हैं। एक बार जब अगरबत्ती बुझ जाती है तो इसका मतलब है कि सार ग्रहण कर लिया गया है और अब वह भोजन जीवित सदस्यों के खाने के लिए उपलब्ध है। अगरबत्ती खत्म होने से पहले खाना मृत लोगों से चोरी करना माना जाता है, जो एक गंभीर अपराध है और इससे दुर्भाग्य आता है। यह परंपरा वियतनामी जीवन के बारे में कुछ गहरा बताती है। यह मृत लोग चले नहीं गए हैं, बल्कि वे पारिवारिक जीवन के सक्रिय सदस्य हैं, जिन्हें नियमित भोजन और सम्मान की आवश्यकता होती है। पूर्वजों की वेदी की अनदेखी करना केवल अशिष्टता नहीं, बल्कि खतरनाक भी माना जाता है। जिन पूर्वजों की उपेक्षा होती है, वे अपनी सुरक्षा वापस ले सकते हैं, जिससे जीवित परिवार पर मुसीबतें आ सकती हैं। यह दैनिक अनुष्ठान पीढ़ियों के बीच के बंधन को मजबूत करता है। हर भोजन जीवित और मृत लोगों के बीच एक मिलन बन जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब आपके पास किसी पूर्वज की कोई तस्वीर ही ना हो? पश्चिम में इसका जवाब काफी सरल होगा कि यदि फोटो उपलब्ध नहीं है तो आप चित्र नहीं लगा सकते। वियतनामी संस्कृति ने इसका एक अलग ही समाधान खोजा है। पूरे वियतनाम में पूर्वजों की वेदियों पर आपको कभी कभार ऐसे चित्र फ्रेम दिखेंगे जिनके अंदर कोई छवि नहीं होती। वहां बस एक खाली जगह होती है, या कभी कभी उस पर सुंदर लिखावट में पूर्वज का नाम लिखा होता है। वियतनामी आध्यात्मिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद हर व्यक्ति की आत्मा को एक घर की आवश्यकता होती है। वह घर परिवार की वेदी ही है। वेदी पर जगह न मिलने से आत्मा भटकती हुई रूह बन जाती है, जो परलोक में बेघर रहती है और भेंट या सुरक्षा प्राप्त करने में असमर्थ होती है। इसे सबसे बुरे भाग्य में से एक माना जाता है। खाली चित्र इस समस्या को हल करता है। वेदी पर पूर्वज के नाम के साथ एक खाली फ्रेम रखकर परिवार उस व्यक्ति की आत्मा के लिए एक आध्यात्मिक पता बना देता है। अब पूर्वज के पास एक घर है, वे भेंट स्वीकार कर सकते हैं और परिवार के जीवन में शामिल हो सकते हैं। अब हमें कुछ गंभीर विषयों पर बात करने की जरूरत है, क्योंकि वियतनाम का दैनिक जीवन युद्ध से इस तरह प्रभावित हुआ है कि उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। पूर्व विसैन्यीकृत क्षेत्र के पास क्वांग ट्री जैसे प्रांतों में लोगों की एक ऐसी पीढ़ी है जो ऐसे माहौल में बड़ी हुई जिसे केवल बमों का बगीचा ही कहा जा सकता है। जब 1975 में वियतनाम युद्ध समाप्त हुआ तो ग्रामीण इलाके बिना फटे हुए गोला बारूद से भरे हुए थे। बम और गोले तथा बारूदी सुरंगें और हथगोले, जिनमें से लाखों की संख्या में चावल के खेतों में दबे थे या जंगलों में छिपे थे और गांवों में बिखरे पड़े थे। युद्ध के बाद के दशकों में बड़े होने वाले बच्चों के लिए यह घातक कचरा परिदृश्य का एक हिस्सा बन गया था, जो पेड़ों या पत्थरों की तरह ही सामान्य था। मैंने ऐसे लोगों के साक्षात्कार लिए हैं जो बिना फटे क्लस्टर बमों का उपयोग खिलौनों के रूप में करने का वर्णन करते हैं और उन्हें गेंदबाजी की गेंदों की तरह पहाड़ियों से नीचे लुढ़काते थे। परिवार तोपखाने के गोलों का उपयोग बाढ़ के खंभों या संपत्ति के चिन्हों के रूप में करते थे। कबाड़ इकट्ठा करने वाले लोग रिसाइकलिंग के लिए बेचने हेतु बम खोद कर निकालते थे, जिसमें कभी वे सफल होते तो कभी विनाशकारी परिणाम भुगतते थे। आज भी दशकों बाद वियतनाम में बिना फटे गोला बारूद लोगों को मार रहे हैं और अपाहिज बना रहे हैं। किसान अभी भी तब मर जाते हैं जब उनके हल जमीन में दबे बमों से टकराते हैं। बच्चों को आज भी क्लस्टर बम मिलते हैं जो खिलौनों जैसे दिखते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ध्यान अब कम हो गया है, क्योंकि यह एक धीमी गति से होने वाली तबाही है, जिसमें समाचारों पर बड़े धमाकों के बजाय यहां वहां होने वाली कुछ छिटपुट मौतें ही होती हैं। वियतनाम के किसी भी शहर में सड़क किनारे खड़े होकर वहां से गुजरने वाले दोपहिया वाहनों को गिने। वियतनाम में लगभग 10 करोड़ की आबादी के लिए 7 करोड़ 77 लाख से अधिक पंजीकृत मोटरसाइकिलें हैं। यह दुनिया में कहीं भी प्रति व्यक्ति मोटरसाइकिलों की सबसे अधिक संख्या में से एक है। अब थोड़ा और करीब से देखें। गिने कि कितनों के पास दोनों दर्पण हैं। आप कुछ अजीब सा देखेंगे। दाहिना दर्पण लगभग हमेशा गायब होता है। यह एक जानबूझकर किया गया राष्ट्रव्यापी सौंदर्य विकल्प है, जो कानूनी और गैर कानूनी के बीच के धुंधले क्षेत्र में काम करता है। वियतनामी यातायात कानून के अनुसार मोटरसाइकिल पर कम से कम एक दर्पण होना अनिवार्य है, सिर्फ एक। सवारों ने पाया कि वे कानूनी रूप से दाहिनी ओर का दर्पण हटा सकते हैं और केवल बायां दर्पण रख सकते हैं, जो आने वाले यातायात की ओर होता है। कोई ऐसा क्यों करेगा? इसका जवाब वियतनामी संस्कृति के बारे में कुछ दिलचस्प बताता है। गायब दर्पण बाइक को अधिक स्लीक और स्टाइलिश दिखाता है। यह दिखावे के पक्ष में
व्यावहारिकता के विरुद्ध एक छोटा सा विद्रोह है। यह काम करता है क्योंकि हर कोई उसी अदृश्य प्रोटोकॉल का पालन करता है। उस दर्पण को हटा दें और इस सौंदर्य साजिश में शामिल होकर हर दूसरे सवार को यह संकेत दें कि आप सड़क के अनकहे नियमों को समझते हैं। अब गतिशील वाहनों की बात करते हैं, जिन्हें स्लीपर बसें कहा जाता है, जिन्हें रात भर की यात्रा के लिए बंक स्टाइल वाली झुकने वाली सीटों के साथ बनाया गया है। लेकिन स्थानीय लोगों के पास उनके लिए एक अलग नाम है, जिसे उड़ते हुए ताबूत या वियतनामी में से क्वान ताई बे कहा जाता है। ये बसें संकरे पहाड़ी राजमार्गों पर इतनी गति से दौड़ती हैं कि एक फार्मूला वन ड्राइवर भी घबरा जाए। अक्सर रात में और भारी बारिश में ये चालक हेडलाइट चमकाते हुए चलते हैं, जैसे उन्हें अन्य सभी छोटे वाहनों पर दैवीय अधिकार प्राप्त हो। छोटा वाहन, चाहे वह कार हो या मोटरसाइकिल या साइकिल, उसे या तो गति बढ़ानी होगी या ब्रेक लगाना होगा या सड़क के किनारे हटना होगा। बस कभी नहीं झुकती। यह विशुद्ध रूप से आकार और गति के आधार पर सड़क का एक पदानुक्रम बनाता है। उड़ते हुए ताबूत राजमार्गों पर राज करते हैं। ट्रक आपस में समझौता करते हैं। कारें अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करती हैं और मोटरसाइकिलें किनारों की ओर भागती हैं। एक यात्री के रूप में डरावने अनुभव के बावजूद लाखों वियतनामी लोगों के लिए लंबी दूरी की यात्रा का प्राथमिक साधन यही बसें हैं। वे सस्ती हैं और समय की पाबंद हैं और हर जगह जाती हैं। इनका सुरक्षा रिकॉर्ड आश्चर्यजनक रूप से विनाशकारी नहीं है, क्योंकि ड्राइवर अपनी आक्रामक मुद्रा के बावजूद दूरी को आंकने और सड़क की स्थिति को पढ़ने में कुशल होते हैं। यह अनुभव वियतनामी जोखिम मूल्यांकन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बताता है। आराम और सुरक्षा की तुलना में दक्षता और लागत अधिक मायने रखती है। एक बस जो आपको हनोई से हो ची मिन्ह सिटी तक रात भर में $20 में पहुंचा देती है, वह उस धीमी बस से बेहतर है जो $40 लेती है और अगले दिन पहुंचती है। समय ही पैसा है और आराम एक विलासिता है। वहां पहुंचना आवश्यक है और बाकी सब पर समझौता किया जा सकता है। जब आप अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं और किसी वियतनामी घर में प्रवेश करते हैं, तो एक और संवेदी झटके के लिए तैयार रहें। वहां की रोशनी बहुत तेज और लगभग क्लिनिक जैसी सफ़ेद होगी। हम ठंडी सफ़ेद फ्लोरोसेंट ट्यूबों या एलईडी पैनलों की बात कर रहे हैं, जो लिविंग रूम को ऑपरेशन थिएटर में बदल देते हैं। यह सभी आर्थिक स्तरों के घरों में होता है, चाहे वह ग्रामीण गांव हों या करोड़ों रुपये के लग्जरी विला। सफ़ेद रोशनी की यह पसंद पश्चिमी आगंतुकों को हैरान करती है, जो घर को गर्म और नरम वातावरण से जोड़ते हैं। लेकिन यह टकराव इस बात में अंतर प्रकट करता है कि संस्कृतियां घरेलू स्थान की कल्पना कैसे करती हैं। पश्चिमी घर मुख्य रूप से आराम की जगह और बाहरी दुनिया से दूर एक शरणस्थली होते हैं। वियतनामी घर बहुउद्देशीय सुविधाएं हैं, जहां काम और परिवार तथा व्यवसाय और आराम सब एक ही स्थान पर होते हैं। भूतल एक दुकान हो सकता है और बीच की मंजिल एक कार्यशाला हो सकती है। ऊपरी मंजिल वह है जहां आप सोते हैं, लेकिन दिन के दौरान शयन कक्ष भी भंडारण या कार्यक्षेत्र के रूप में काम करते हैं। इस संदर्भ में तेज सफेद रोशनी पूरी तरह से तर्कसंगत लगती है। सोने के कमरों की बात करें तो वियतनाम के उन संयुक्त परिवारों में जहां दादा दादी और माता पिता और बच्चे सब साथ रहते हैं, वहां सोते समय आपके सिर की स्थिति का गहरा महत्व होता है। बच्चों और पोते पोतियों को अपने बड़ों की तुलना में शारीरिक रूप से निचले स्तर पर सिर रखकर सोना चाहिए। यह सम्मान और ऊंच नीच का एक वास्तविक और स्थानिक प्रदर्शन है। एक दो मंजिला घर में दादा दादी ऊपर की मंजिल पर सोते हैं और माता पिता नीचे की मंजिल पर रहते हैं, जबकि बच्चे फर्श की चटाइयों या नीचे बिस्तरों पर सोते हैं। एक मंजिला घर में सोने के चबूतरे या बिस्तर अलग अलग ऊंचाइयों पर व्यवस्थित किए जाते हैं, जिसमें परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य सबसे ऊंची सतहों पर होते हैं। यहां तक कि आप किस दिशा में मुंह करते हैं वह भी मायने रखता है। सोते समय किसी बुजुर्ग की ओर अपने पैर करना बहुत अपमानजनक माना जाता है, क्योंकि पैर शरीर का सबसे निचला और अशुद्ध हिस्सा होते हैं। यह लंबवत शयन पदानुक्रम शरीर और स्थान के बारे में एक व्यापक वियतनामी अवधारणा से जुड़ता है। ऊंचाई वरिष्ठता और बुद्धिमानी और आध्यात्मिक उच्चता का प्रतिनिधित्व करती है। आपका सिर जितना ऊंचा होगा, आप उतना ही अधिक सम्मान प्राप्त करेंगे। यह अनगिनत सूक्ष्म तरीकों से प्रकट होता है। जब कोई बुजुर्ग बैठा हो तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए। यदि वे काफ़ी बड़े हैं तो खड़े होते समय भी आपको अपना सिर उनके सिर से ऊंचा नहीं रखना चाहिए। बैठे हुए बुजुर्गों के सामने से गुजरते समय आप थोड़ा झुकते हैं। ये कोई लिखित नियम नहीं है जिन्हें कोई स्पष्ट रूप से सिखाता हो। इन्हें बचपन से ही देखकर और सुधार के माध्यम से अपनाया जाता है।
वियतनाम के क्वांग बिन्ह प्रांत के जंगलों में रुक लोग रहते हैं जिनका हालिया अतीत लगभग अवास्तविक लगता है। पीढ़ियों तक वे गुफाओं में रहे और वे अतीत के अवशेष नहीं थे, बल्कि अपने पर्यावरण के प्रति पूरी तरह से अनुकूलित समाज थे। उन्होंने जटिल सामाजिक संरचनाएं बनाई और जंगल के संसाधनों में महारत हासिल की और ऐसे टिकाऊ तरीकों से रहे जिनकी आधुनिक पर्यावरणविद भी प्रशंसा करेंगे। फिर वियतनाम युद्ध आया। जब सैनिकों का सामना रुक लोगों से हुआ तो सरकार ने तय किया कि उन्हें विकसित होने की जरूरत है ताकि एक ही पीढ़ी में 1000 साल के बदलाव को समाहित किया जा सके। इसका समाधान पुनर्वास था। रुक लोगों को सरकारी गांवों में ले जाया गया और पीले रंग के ईंटों के एक जैसे घरों में रखा गया तथा आधुनिक कपड़े पहनाए गए और उन्हें चावल की खेती करने और मुख्य धारा में मिलने का निर्देश दिया गया। इरादा मानवीय था, लेकिन परिणाम सांस्कृतिक विनाश था। रुक लोगों के लिए गुफाएं आदिम आश्रय नहीं थीं, बल्कि वे पूर्वजों और अर्थ और सुंदरता से भरे पवित्र घर थे। जंगल प्रचुरता प्रदान करता था। ईंट के घर उन्हें प्रगति नहीं बल्कि कैद की तरह महसूस हुए। जो बात इस कहानी को विशिष्ट रूप से वियतनामी बनाती है वह उसके बाद की घटना है। कई रुक परिवार आज भी अपनी गुफाओं का रखरखाव करते हैं। हालांकि वे मजबूरी में गांवों में रहते हैं, पर जब भी संभव होता है वे गुफाओं में लौट जाते हैं। वे पत्थर की दीवारों को ईंटों से अधिक सुंदर और जंगल को कृषि भूमि से अधिक समृद्ध बताते हैं। उन्होंने आधुनिक जीवन का अनुभव किया है और होशपूर्वक उसे अस्वीकार कर दिया है। यह एक कड़वा सच उजागर करता है कि विकास कोई सार्वभौमिक भलाई नहीं है। यह एक सांस्कृतिक प्राथमिकता है जिसे अक्सर तथ्य के रूप में थोपा जाता है। रुक लोगों को विकसित होने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें स्वायत्तता की जरूरत थी। लेकिन युद्ध के बाद की सरकार उन नागरिकों को स्वीकार नहीं कर सकी जो प्रगति की उसकी परिभाषा से बाहर रहते थे। त्रासदी यह है कि यह सब बिना किसी दुर्भावना के किया गया था। अधिकारियों का मानना था कि वे आवास और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा और सभ्यता प्रदान करके मदद कर रहे हैं। उन्होंने कभी नहीं पूछा कि क्या खो जाएगा। आज रुक लोग दो दुनियाओं के बीच रहते हैं, जो आधिकारिक तौर पर आधुनिक हैं लेकिन आध्यात्मिक रूप से विस्थापित हैं, और उन घरों में रहते हैं जिन्हें वे कभी नहीं चाहते थे, जबकि उन घरों के लिए तरसते हैं जहां वे अब पूरी तरह से नहीं लौट सकते। कई वियतनामी घरों में कदम रखते ही आप कुछ असामान्य देखेंगे कि टेलीविजन और रेफ्रिजरेटर तथा वॉशिंग मशीन और यहां तक कि एयर कंडीशनर भी अपनी मूल सुरक्षात्मक प्लास्टिक में लिपटे हुए हैं। यह हफ्तों के लिए नहीं बल्कि सालों के लिए होता है और कभी कभी तो उपकरण के पूरे जीवनकाल तक रहता है। 5 साल पुराने टीवी पर फैक्ट्री रैप का निकलना वहां पूरी तरह से सामान्य बात है। सतही तौर पर इसका कारण व्यावहारिक है कि प्लास्टिक धूल और खरोंच से बचाता है, लेकिन इसके नीचे एक गहरा विश्वास छिपा है। प्लास्टिक को हटाना और विशेष रूप से निर्माता के लेबल को हटाना वस्तु के मूल्य को कम करने के रूप में देखा जाता है, और यहां तक कि यह दुर्भाग्य को भी आमंत्रित कर सकता है। यह रैपिंग नवीनता और पूर्णता तथा मूल्य का प्रतीक है। एक बार इसे हटा दिए जाने के बाद वस्तु अब पूरी नहीं रह जाती है। यह एक व्यापक सांस्कृतिक अंतर को दर्शाता है। पश्चिम में पैकेजिंग को तुरंत फेंक दिया जाता है क्योंकि उसे आनंद में बाधा माना जाता है। वियतनाम में पैकेजिंग उत्पाद की पहचान का हिस्सा है। यह प्रामाणिकता का संकेत देती है और मूल्य को सुरक्षित रखती है तथा वस्तु को उसकी मूल और आदर्श स्थिति से जोड़े रखती है। यह महंगे सामानों की खरीद के मामले में सबसे अधिक मायने रखता है। उपकरणों के लिए अक्सर महीनों की बचत की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक को लगा रहने देना उस त्याग का सम्मान करने और वस्तु के मूल्य को कम न होने देने का एक तरीका है। यह कपड़ों पर टैग रखने या फर्नीचर पर कीमत के स्टिकर रखने जैसा ही है, जो स्वामित्व और मूल्य का दृश्य प्रमाण है। इसका एक व्यावहारिक कारण भी है। वियतनाम में सेकेंड हैंड सामान की एक मजबूत अर्थव्यवस्था है। उम्मीद की जाती है कि उपकरणों को फिर से बेचा जाएगा या उनका पुनः उपयोग किया जाएगा। बरकरार लेबल और सुरक्षात्मक रैप पुनर्विक्रय मूल्य बढ़ाते हैं और साबित करते हैं कि वस्तु का रखरखाव सावधानी से किया गया था। यह कबाड़ नहीं है बल्कि वित्तीय नियोजन है। लेकिन सबसे गहरा कारण आध्यात्मिक हो सकता है। वियतनामी संस्कृति भाग्य और सौभाग्य के प्रवाह को बहुत महत्व देती है। संपत्ति की देखभाल करना अच्छी ऊर्जा को आकर्षित करता है, जबकि लापरवाही नुकसान को आमंत्रित करती है। प्लास्टिक एक प्रकार का ताबीज बन जाता है जो न केवल वस्तु की बल्कि उससे जुड़े भाग्य की भी रक्षा करता है। इसका परिणाम ऐसे घर होते हैं जो शोरूम की तरह दिखते हैं और रसोई जहां ब्रांड के नाम
पुराने स्टिकर पर धुंधले पड़ जाते हैं। वियतनामी परिवारों के लिए इसका पूरा मतलब बनता है। बाहरी लोगों के लिए यह हैरान करने वाला है, और यही अंतर बताता है कि विभिन्न संस्कृतियां मूल्य और देखभाल तथा अर्थ को कितनी अलग तरह से परिभाषित करती हैं। आइए 4 ऐसे रहस्यमय स्थानों के साथ समाप्त करें जो वैज्ञानिक रूप से अनसुलझे हैं। फोंगन्हा के बांग के जंगलों के बीच सोनडुंग गुफा स्थित है, जो दूसरी दुनिया का एक वास्तविक प्रवेश द्वार है। पृथ्वी पर सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा के रूप में इसमें अपना स्वयं का आदिम जंगल और भूमिगत नदी तथा तैरते हुए बादल हैं, जो बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग एक आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। इसके विशाल कक्ष लगभग 200 मीटर ऊंचे हैं और 150 मीटर से अधिक चौड़े हैं, जो 40 मंजिला इमारत को समाहित करने के लिए पर्याप्त हैं। हर साल केवल कुछ 100 लोग ही प्रवेश कर पाते हैं, और जो वहां जाते हैं वे अक्सर इसे ग्रह के अपने सपने में कदम रखने जैसा बताते हैं। मध्य हनोई में 300 किम्मा नामक एक विला खड़ा है, जो दशकों पुरानी शहरी किंवदंतियों में लिपटा हुआ है। 30 से अधिक वर्षों से खाली पड़े इस घर को स्थानीय स्तर पर भूतिया घर के रूप में जाना जाता है। वहां के रखवाले बिना किसी स्पष्ट कारण के जलने वाली रोशनी और खाली गलियारों में कदमों की आहट और दीवारों के भीतर अचानक ठंडक महसूस होने की बात करते हैं। नवीनीकरण के कई प्रयास रहस्यमय तकनीकी समस्याओं के कारण विफल रहे हैं, जिससे इसकी डरावनी प्रतिष्ठा और बढ़ गई है। वुंग ताऊ तट के पास एक महल जैसा बंगला स्थित है, जिसमें समुद्र की ओर मुख वाली 100 से अधिक खिड़कियां हैं, और यह 6000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली एक पहाड़ी पर स्थित है। निर्जन होने के बावजूद स्थानीय लोग खिड़कियों के पास से छायादार आकृतियों को गुजरते हुए देखने और समुद्री हवा के साथ आने वाले हल्के संगीत को सुनने का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि लाइटें पूरी रात जलती रहती हैं, जैसे कि कोई अभी भी अंदर हो। होआ लो जेल, जिसमें कभी क्रूर परिस्थितियों में हजारों क्रांतिकारियों को रखा गया था, उसे CNN द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे डरावने गंतव्य के रूप में दर्जा दिया गया है। आगंतुक अक्सर इसकी कोठरियों के भीतर एक भारी और दमनकारी माहौल का वर्णन करते हैं, जिसे समझाना मुश्किल है। साथ मिलकर ये स्थान वियतनाम के रहस्यमय पक्ष को प्रकट करते हैं, जहां इतिहास और अनसुलझी बातें शांति से सह अस्तित्व में हैं। तो ये थे वियतनाम के दैनिक जीवन के बारे में 15 तथ्य, जो एक ऐसी संस्कृति को प्रकट करते हैं जो शानदार तरकीबों और व्यावहारिक अनुकूलन और उन समाधानों पर बनी है जो आवश्यकता से उभरे और समाज की स्थायी विशेषताएं बन गए। इनमें से किस तथ्य ने आपको सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया? क्या आपने अन्य स्थानों पर भी इसी तरह की सांस्कृतिक प्रथाओं का अनुभव किया है? अपने विचार कमेंट में लिखें। हम हमेशा आपसे और अधिक सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा नोटिफिकेशन बेल चालू करें, ताकि हम आपसे अपने अगले वीडियो में फिर मिल सकें। आज हमारे साथ समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने इसका आनंद लिया होगा। आपका समर्थन वास्तव में बहुत मायने रखता है। आपके लिए शुभकामनाएं। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।